हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं केमिस्ट्री। तो चलो हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री के जनक। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं केमिस्ट्री के जनक। केमिस्ट्री के जनक का नाम क्या है? लेवो लेवोशियर। लेवोशियर ये है केमिस्ट्री के जनक। सेकंड पॉइंट है कार्बनिक रसायन के जनक। कार्बनिक रसायन के जनक कौन है? ब्रिजिलियस। ब्रिजिलियस 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 है। थर्ड पॉइंट है कार्बनिक रसायन शब्द किसने दिया? क्या है थर्ड पॉइंट? कार्बनिक रसायन शब्द किसने दिया? तो उसका आंसर भी है ब्रिजिलियस। ब्रिजिलियस। फोर्थ पॉइंट है कार्बनिक रसायन का प्रथम सिद्धांत जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? क्या है? कार्बनिक रसायन का प्रथम सिद्धांत जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? उसका भी आंसर है ब्रिजिलियस। ब्रिजिलियस। तो हम देखेंगे कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो पावर थ्योरी। बायो पावर थ्योरी क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं बायो पावर थ्योरी क्या है। इसके अनुसार ब्रिजिलियस साहब ने कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जैव शक्ति से ही होता है, अर्थात पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इसके अनुसार इन्होंने यह भी कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हम लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, परंतु 1828 में वोल्जर्स नामक वैज्ञानिक ने प्रथम कार्बनिक यौगिक जो कि अकार्बनिक यौगिकों से बना था, यूरिया, उसका निर्माण प्रयोगशाला में कर इस सिद्धांत का खंडन किया। तो हम यहाँ पे दो पॉइंट लिखते हैं। प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रथम कार्बनिक यौगिक जो अकार्बनिक यौगिकों से बना, जो अकार्बनिक यौगिकों यौगिकों से बना, उसका नाम है यूरिया। क्या नाम है उसका? यूरिया। तो इन्होंने वो कौन से तत्व थे जिनका योग करके इन्होंने यूरिया का निर्माण किया? तो चलो हम वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिया अमोनिया के 2 मोल SO4, इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट लिया। दूसरा इन्होंने लिया पोटेशियम साइनेट के 2 मोल। इनकी रिएक्शन हुई, विस्थापन अभिक्रिया हुई, तो बना पोटेशियम सल्फेट प्लस अमोनियम साइनेट। ये क्या है? ये तो है पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट साइनेट और ये है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, यह अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से ही क्या बना? यूरिया। रूप परिवर्तित कर इसने अपना ये बनाया, 2 मोल यूरिया बन गई। इसको बोलते हैं यूरिया, जो पहला कार्बनिक यौगिक था जिसका निर्माण कार्बनिक यौगिकों से निर्माण किया गया। इसका निर्माण किया किसने था? वोल्लर ने किया था 1828 में। किसने किया? वोल्लर। वोल्लर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मैं बताऊंगा कि कार्बनिक यौगिक होते क्या है, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये आप नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो स्टार्ट करो, हेडिंग लगाओ कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और इसकी हम अदर परिभाषा भी देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से युत्पित या युत्पन्न यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो आप लिख लो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब यहां से एक शब्द निकल के आया है, दो शब्द निकल के आए हैं। एक तो आया है हाइड्रोकार्बन और दूसरा आया है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं, ये हम समझ लेते हैं। तो पहले लिखो आप हाइड्रो, पहला पॉइंट लिखो आप हाइड्रो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आप लिख लो डायरेक्टली कार्बन प्लस हाइड्रोजन के यौगिक ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का तो पता लग गया आपको। अब आप देखना हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को हम समझ सकते हैं, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से जितने H हटाओगे उतने ही फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दो। हाइड्रोकार्बन के साथ जितने H हटाओगे उतने फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दो तो हाइड्रोकार्बन ये बन जाएगा। फिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का निर्माण हो जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास हाइड्रोकार्बन है एथेन, क्या है, एथेन हाइड्रोकार्बन है, एथेन हाइड्रोकार्बन है। इसमें से हम एक H हटा लेते हैं, -1H प्लस क्लोरीन जोड़ देते हैं तो बन जाएगा CH3CH2Cl। इसका निर्माण होगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड हो जाएगा ये, एथिल क्लोराइड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन की कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसका बंध रेखा निरूपण। तो आप इसे एक बार नोट कर लो। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे आपको पता होगा कार्बन, यह कार्बन, ये कितने नंबर पे आता है, या इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर।
तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। इसका और ये जनरल स्टेट के अंदर कैसे होता है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p आ जाएगा p कक्षक, p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2px 2py 2pz। 2pz रिक्त रहेगा, ये जनरल स्टेट है। और इसका एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, वन एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, इसमें एक हो जाएगा 2s में, इसमें भी एक हो जाएगा, इसमें भी एक हो जाएगा, इसमें भी एक हो जाएगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहां चला जाएगा। ये हो गया 1s 2s 2px 2py 2pz। ये होता है कार्बन का एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके आधार पर हम बताते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 4 इसके अंदर। एक तो ये है, 2 3 4, यानी एक s कक्षक का इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है और 3 p कक्षक के इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। इस आधार पर हम बताते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो संयोजकता होती किस प्रकार से है, 4। अब लिख लेते हैं हम कार्बन की संयोजकता। कार्बन की कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। वो होती किस प्रकार से है कि एक तो कार्बन हो, यानी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक तो इस प्रकार से हो सकती है। एक हो सकती है कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएंगे, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। तीसरी किस प्रकार से हो सकती है, एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, 3 ये हो जाएंगे। चौथी किस प्रकार से हो सकती है, यानी 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं कार्बन में। चौथी किस प्रकार से कि हम ये नहीं होगी, चारों बॉन्ड एक तरफ नहीं आएंगे। ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप देखना कि कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कार्बनिक यौगिकों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 होते हैं अचक्रीय यौगिक, नंबर 2 होते हैं चक्रीय यौगिक। अचक्रीय यौगिकों को ही खुली श्रृंखला यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं और चक्रीय यौगिकों को बंद श्रृंखला यौगिक या संवृत श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अचक्रीय यौगिकों को भी 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है संतृप्त यौगिक, नंबर 2 है असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, वे संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त यौगिकों का हम एग्जांपल ले सकते हैं एल्केन, यानी एल्केन के अंदर ही कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, इसलिए हम एल्केन को संतृप्त यौगिक या सैचुरेटेड कंपाउंड की संज्ञा दे सकते हैं। नंबर 2 होते हैं असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। और इसके अंदर हम एल्किन और एल्काइन को ले सकते हैं। इस प्रकार हम अचक्रीय यौगिकों को समझ सकते हैं। नंबर 2 होते हैं चक्रीय यौगिक। चक्रीय शब्द का मतलब क्या होता है कि कार्बनिक यौगिकों का प्रथम और अंतिम कार्बन जुड़ा हुआ होता है, जबकि अचक्रीय यौगिकों में कार्बनिक कंपाउंड या
कार्बनिक श्रृंखला का प्रथम और अंतिम कार्बन जुड़ा हुआ नहीं रहता है, वो ओपन चेन होते हैं, जबकि चक्रीय यौगिकों में श्रृंखलाबद्ध होते हैं। यानी श्रृंखलाबद्ध वो बंद श्रृंखला के अंदर पाया जाता है कि ये देखो आप साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन में ये प्रथम कंपाउंड, प्रथम कार्बन और पांचवा कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं। चक्रीय यौगिकों को भी दो प्रकार से बांटा गया है या दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सम चक्रीय यौगिक, नंबर 2 होते हैं विषम चक्रीय यौगिक। यहाँ पर विषम का मतलब क्या है कि वे यौगिक जिनके अंदर जिन कार्बनिक यौगिकों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तत्व भी पाए जाते हैं, उनको विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसा कि हमने इसका एक एग्जांपल लिया है फ्यूरोन, पायरोल भी होता है, थायोफिन होता है इसका एक एग्जांपल। थायोफिन में इसकी जगह एस की जगह ओ आ जाएगा, और पायरोल के अंदर ओ की जगह एन आ जाएगा। और नंबर दूसरे होते हैं सम, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाता है, वे समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। समचक्रीय यौगिकों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो होता है एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक यौगिक इन यौगिकों की तरह ही होते हैं, बट ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं। इनकी रासायनिक अभिक्रिया तो असंतृप्त यौगिकों की तरह ही, असंतृप्त या संतृप्त यौगिकों की तरह ही होती है, बट ये श्रृंखलाबद्ध या बंद श्रृंखला के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। और हम एक बात और, इन यौगिकों को हम एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। नंबर 2 है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है वे यौगिक जिनके अंदर एक बेंजीन चेन हो, या जो यौगिक हकल नियम क्या होता है? हकल नियम होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिस कार्बनिक श्रृंखला के अंदर, वे एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ये है बेंजीन, ये है नेप्थलीन, ये दोनों एरोमेटिक यौगिकों के उदाहरण है। ये दोनों हकल नियम का पालन करते हैं, यानी इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस प्रकार हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का। और हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहे हैं डिग्री, ये कार्बन की डिग्री, कार्बन और कार्बनिक यौगिकों से जुड़ी हुई डिग्रियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। धन्यवाद।